Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I'm going to discuss about factors affecting the stretching frequency of metal carbonyl. I have discussed in my previous video the bond formation in metal carbonyl, how carbonyl act as a biacceptor ligand, how it act as a sigma donor, and what is back donations. In this video, I'm going to discuss about factors affecting the stretching vibrational frequency of metal carbonyl. So the first one factor is charge on metal carbonyl. You can see here I have mentioned a few examples. The first one is V carbonyl to 6 negative. The next one is chromium carbonyl 6 positive 0, and this one have plus positive charge. आप यहाँ पर देख सकते हैं stretching frequency for the first complex. For example, first is 1860 centimeter inverse, while for second is 1980 centimeter inverse, while for third one is 2090 centimeter inverse. आपको पता है, आप देख भी रहे हैं कि फ़र्स्ट कॉम्प्लेक्स के लिए वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम चाहिए होती है. दूसरे के लिए जो कि न्यूट्रल है उनके 1980 सेंटीमीटर इनवर्स एनर्जी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, और थर्ड वन जो कि प्लस चार्ज है सबसे ज़्यादा उनके लिए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है. ठीक है जी. अब अगर कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है, इफ़ द कॉम्प्लेक्स इज़ नेगेटिव चार्ज, it mean that this complex has high electronic density. अगर कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ऑन मेटल जो है वो भी ज़्यादा है. जब मेटल के साथ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो it will increase the back bonding. Higher negative charge on metal, high would be electronic density on metal, high would be back bonding. जितना चार्ज नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ऑन मेटल ज़्यादा होगी. जब इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी मेटल पे ज़्यादा होगी तो बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, जो कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बैक बॉन्डिंग पे कुछ डिस्कशन विद एग्जांपल कर चुकी हूँ. ठीक है जी. जब बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो ये कार्बोनिल में कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड को वीक करेगी, कमज़ोर करेगी. जब बॉन्ड वीक हो जाएगी तो इसके लिए कम वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है. ठीक है जी. तो ये फैक्टर्स है. नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स पे अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो तो ऐसे कॉम्प्लेक्स के लिए कम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है. क्यों चाहिए होती है? क्योंकि जब मेटल पे कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये होता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा होती है. जब इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा होती है तो ये बैक बॉन्डिंग ज़्यादा करेगा. जब बैक बॉन्डिंग ज़्यादा करेगा तो ये बॉन्ड ऑर्डर कम करेगा. जब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा? वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी कम चाहिए होती है. ठीक है जी. So we can conclude that negative charge on metal is inversely proportional to vibration frequency of carbonyl. आप यहाँ पर इस रिलेशन को देख सकते हैं. जितना मेटल कार्बोनिल पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑन कार्बोनिल, जब मेटल कार्बोनिल पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बोनिल क्या होगी? कम होगी. अगर कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? इफ़ द कॉम्प्लेक्स इज़ पॉजिटिवली चार्ज then this positive charge would resist the back donations or back bonding and increase the bond order. कॉम्प्लेक्स पे जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये बैक बॉन्डिंग को रेजिस्ट करेगा. बैक बॉन्डिंग नहीं होगी. जब बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा. जब बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो हमारे पास वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा चाहिए होगी. आप यहाँ पर देख सकती है एक इक्वेशन है जो कि मैं अपने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. आप यहाँ पर देखिए, ये वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है 1/2 पाई अंडर द रूट के बाय म्यू. दिस केस फोर्स कांस्टेंट. इस इक्वेशन को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. यहाँ पर मेरा कंसर्न सिर्फ इस वी और फोर्स कांस्टेंट का है. आप देख सकते हैं इसका डायरेक्ट रिलेशन है. जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, जितना बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रॉन्ग होगा उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी. जब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी. ठीक है जी.
ये दो फैक्टर्स हो गए, एक और फैक्टर्स आ रहा है। तो अब इन कॉम्प्लेक्स को देख यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी चाहिए होती, क्योंकि यहाँ पर बैक डोनेशन नहीं होती। जब बैक डोनेशन नहीं होती तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। जब स्ट्रॉन्ग होगा तो हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। ठीक है जी। सो इन केस ऑफ complex which is positively charged would require high vibrational stretching frequency for carbonyl. Okay, and if the complex is negatively charged, so it will require less energy, less stretching vibrational frequency than the complex which is positively charged. Okay, the next one is nature of ligands. अब लिगेंड्स की नेचर को हमने देखना है। कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, कुछ ऐसे मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स होती है जिसमें लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स पर रिप्लेस होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स पर रिप्लेस होता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की खासियत ये है कि ये मेटल को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। जब मेटल को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो मेटल की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा होगी। जब मेटल की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा होगी तो बैक डोनेशन की रेट हाई होगी, बैक डोनेशन ज़्यादा होगा। जब बैक डोनेशन ज़्यादा होगा तो कार्बोनिल में कार्बन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड है वो वीक होगी। जब ये वीक होगी तो लोअर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी is required. ठीक है जी। So this is all about the factors that are influencing the stretching vibrational frequency of metal carbonyl. If anyone have any question, you can write in the comment box. Thank you.